सर्वेक्षण सुना होगा नाम आर्थिक सर्वेक्षण का, इकोनॉमिक सर्वे का। अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या क्या होते हैं, तो दो तीन चीजें जान लो इसमें। पहला चीज कि बजट जो है अगले वर्ष का होता है। वैसे इसमें बातें कई वर्षों की होती है, लेकिन मेनली बजट जो है फरवरी जो 2025 में आया वो कब के लिए है? 25 और 26 के लिए है, ये सब जानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पिछले वर्ष का होता है। जो 25 में आया, 31 जनवरी 2025 को आया, ये पिछले वर्ष का था। ये 24 और 25 का था, और 24 और 25 का भी पूरा नहीं होता है क्योंकि जनवरी में बन जाता है, और 25 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये आता है 31 जनवरी को, तो इसकी बनने की शुरुआत तो पहले हो जाती है। तो इसमें जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, वो बेसिकली होते हैं अगस्त तक के, अगस्त सितंबर तक, कई मामले में अक्टूबर नवंबर तक हो जाते हैं। दिसंबर के बाद के आंकड़े इसमें नहीं होते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे पे लिखा होता है 24-25, लेकिन 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे है, लेकिन मुख्य आंकड़े उसमें 23-24 वाले आंकड़े जो है ज्यादा उसमें दिए जाते हैं। तो बजट जो है अगले वित्तीय वर्ष का होता है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष का होता है मुख्यतः, और उसमें कुछ अन्य वित्तीय वर्ष की बातें भी दी गई होती है। ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। अब फिर दूसरा कोई पूछे कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या फर्क है, तो पहला तो एक वर्ष वाली बात मैंने कर दी कि वर्ष का फर्क है कि पहला आगामी वित्तीय वर्ष का होता है और दूसरा जो है पिछले वित्तीय वर्ष का होता है। लेकिन दूसरा फर्क कोई पूछे तो बजट जो है ये क्या है? सिलेबस है। बजट सिलेबस होता है जिसमें सरकार बताती है हमें क्या क्या करना है, क्या क्या करने की संभावना है, किन किन क्षेत्रों में पैसा खर्चा करना है, किन किन क्षेत्रों से पैसा हमें आना है। यानी बजट एक प्रकार का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार को करना होता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो रिपोर्ट कार्ड होता है कि हमने क्या किया है। इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट कार्ड है, हमने क्या किया है, हमने पिछले वित्तीय वर्ष में या उसके पिछले वित्तीय वर्ष में क्या किया है, क्या क्या चुनौतियां रही हैं, क्या क्या संभावनाएं रही हैं, कहां कहां हमने अच्छा किया है, कहां कहां हमने अच्छा नहीं किया है, हमें और किन क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है, कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बेहतर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। इन सब चीजों की बात हमारी आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है। जैसे हम लोगों का एग्जाम से पहले सिलेबस मिलता है और एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड आता है, तो निश्चित तौर पे रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बताता है कि हमारे पास क्या क्या स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था की बनी हुई है, हमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या चीज हमें करना है और क्या चीज हमें नहीं करना है। इन सब के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण दिया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी हम लोग पहले थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात करेंगे। तो यहां पे दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर है क्या। तो इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक आर्थिक दस्तावेज है, भारत सरकार के आर्थिक दस्तावेज, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आंकड़े ही नहीं होते हैं, बल्कि आगे बताऊंगा क्या क्या विषय वस्तु है। तो कई सारी चीजें हर क्षेत्र का, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे कृषि हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन हो, सब चीजों के बारे में, विदेशी क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, इन सब चीजों के बारे में, नाम इसका आर्थिक सर्वेक्षण है, लेकिन कई चीजों के बारे में इसमें चर्चाएं की जाती है। मुख्यतः आर्थिक संबंधित होता है। तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का वार्षिक आर्थिक दस्तावेज है। कोई पूछे एनुअल फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार बहुत सारी बातें बताती है, पहली बात। दूसरी बात की गई है कि सबसे विश्वसनीय, अधिकृत एवं अद्यतन आंकड़े, अर्थव्यवस्था की स्थिति, तीन चीजें हैं, स्थिति, विश्वसनीय और अधिकृत अद्यतन आंकड़े। अद्यतन मतलब अपडेटेड, सबसे करंट आंकड़े होते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आप कहीं प्रेजेंट करोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। तो चूंकि भारत सरकार का आंकड़ा है तो विश्वसनीयता है। भले विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इसमें सरकार जानबूझ करके कुछ आंकड़े परिवर्तित करती है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन अप नहीं कर रहे हैं, तो जान लीजिए सबसे विश्वसनीय है। यानी आर्थिक सर्वे में जो आंकड़े कहे गए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़े हैं और उस पर आप भी विश्वास करेंगे, हम भी विश्वास करेंगे और पूरी दुनिया उसे विश्वास करती है, इसलिए विश्वसनीय होता है। अधिकृत है किसके बारे में?
अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में, यानी अधिकृत आंकड़ा है, क्योंकि सरकार दे रही है, तो सरकार जब देगी तो आंकड़ा वो अधिकृत होगा, ऑथराइज्ड होगा, क्योंकि सरकार एक वैधानिक संस्था है जो कि देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो सरकार तो झूठ नहीं बोलेगी। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक विश्वसनीय स्रोत है, एक उसके अधिकृत आंकड़े हैं और साथ साथ अद्यतन है, यानी अपडेटेड है। ऑल्दो ये अपडेटेड जो है 24-25 के तक ही होता है, 24-25 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का होता है, उसके बाद का नहीं होता। उसके बाद यह गैर संवैधानिक, गैर विधिक एवं गैर बाध्यकारी दस्तावेज है। इतनी चीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स वगैरह के लिए कहीं कोई लिखना हो तो आर्थिक सर्वेक्षण कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है। बजट के बारे में है, बजट शब्द नहीं है, लेकिन बजट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, आर्टिकल 112 वो कहता है बजट के बारे में। तो बजट एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये जो है कोई संवैधानिक भी नहीं है, कोई विधिक भी नहीं है और बाध्यकारी भी नहीं है। यानी जो बातें इसमें कही गई है उसको मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। ये सिर्फ स्थिति है, हम बता रहे हैं क्या स्थिति है। जैसे आप लोग कहां, आप लोगों को जो बातें मैं कहता हूं वो बाध्यकारी कहां होते हैं? टेस्ट जो आप देते हैं नंबर नहीं आता तो बाध्यकारी थोड़ी होता है कि अब आपको पढ़ना ही 8 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर ये बाध्यकारी हो जाए सब लोग सुधर जाएंगे, आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बाध्यकारी नहीं होता, यानी सरकार जो बातें इसमें लिखी गई होती है उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? तो 3-4 चीजें, भारत सरकार का दस्तावेज है, अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक विश्वसनीय, अधिकृत, अपडेटेड आंकड़े प्रस्तुत करता है, या गैर संवैधानिक है, या गैर क्या कहते हैं, गैर वैधानिक है, कानूनी दस्तावेज भी नहीं है, और नहीं इसके मानने के लिए सरकार जो है बाध्य है, ठीक है। कौन बनाता है? मैंने कई बार क्लास में बताया आप लोगों के पास कि वित्त मंत्रालय में जो 6 आपके विभाग होते हैं, उसमें विभाग होता है आर्थिक मामलों का विभाग, है ना। और आर्थिक मामलों के विभाग में ही यही लिखा ही हुआ, काय के लिख रहा हूं मैं, विभाग के अंतर्गत जो आर्थिक डिवीजन है वही आपका बनाता है, और मार्गदर्शन होता है आर्थिक सलाहकार का। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अभी कोई बताएगा कौन है? इतना मारूंगा ना भाई, हम केबी से तो खेल नहीं रहे हैं, कुछ ही बताएंगे। हाँ तो पूरा बोलिए ना। वी अनंत नागेश्वरन, यही है, वी अनंत नागेश्वरन। साउथ इंडियन लोगों में थोड़ा सा 9 और लग जाता है। वी अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अब लग रहा है आपकी क्लास है, क्यों? अच्छा, बी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। स्वास्थ्य भी एक चीज है ना, स्वास्थ्य जो है ना, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपकी जो क्षमता होती है प्रभावित हो जाती है ना। और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके अस्वस्थ हो जाता हूँ कई बार, जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब पेट खराब रहेगा तो ज्यादा खाऊंगा, जब फीवर रहेगा तो एसी में सोऊंगा, तो एक्सपेरिमेंट बॉडी को मैं करता रहता हूँ। तो कल मेरा थोड़ा सा डाइजेशन गड़बड़ था, वो कुछ चीज से एलर्जी है मुझे, और उसके बाद मैं कल दिन भर उठपटांग खाया, और उसके चलते रात में उठपटांग खाया, उसके चलते स्थिति मेरी खराब हो गई। और अभी तक सिंगल दवा नहीं खाया हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉल पिया हूँ, सुबह से पी रहा हूँ, सिंगल दवा नहीं खाया हूँ, और शायद दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि दवा जो है खाना पड़ता है हम लोगों को, दवा आप लोगों को खाना पड़ता है, लेकिन दवा जितना फायदा करता है ना, उससे दवा के नुकसान भी होते हैं। इसलिए जब तक बॉडी में हमारे सब बने हुए हैं, जो बॉडी अपने आप चीजों को ठीक कर देती है, लेकिन जब स्थिति खराब होता है ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो फिर तो एक होता है हर बात पे, थोड़ा सा सर दर्द हुआ दवा खा लिया, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ दवा खा लिया, थोड़ा सा फीवर हुआ दवा खा लिया। तो बॉडी हमारी अडेप्टिव बिना दवा के ठीक नहीं रह पाती है। तो दवा खाना चाहिए, लेकिन दवा इतना नहीं खाना चाहिए कि बात बात पे दवा खाना चाहिए। थोड़ी सी ऊर्जा लेवल मेरी कम है,
लेकिन कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में आ गए, बैकग्राउंड के बारे में। पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950-51 में दिया गया था, लेकिन यह केंद्रीय बजट के साथ ही था, यानी अलग से बजट जो है, अलग से आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत नहीं होता था, बल्कि जो केंद्रीय बजट था उसी के पीछे कुछ पेज लगे होते थे जो कि आर्थिक सर्वेक्षण होता था और उसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताई जाती थी। उसके बाद अलग किया गया, लेकिन 1964 से पहले ये बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। यानी जो 1 जनवरी को अभी आ रहा है, 1 फरवरी को आ रहा है, पहले आपको 28 को आ रहा था, तो जो बजट होगा उसी दिन ये प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में। लेकिन 64 के बाद से ये अलग से प्रस्तुत होने लगा। 1964 के बाद से 64 से 1964 से ये प्रस्तुत होने लगा बजट से अलग। उससे पहले बजट के साथ ही प्रस्तुत होता था। एक जानकारी थी जो आप लोग जान गए। अच्छा, बीच में दो वॉल्यूम में आता था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अभी एक ही वॉल्यूम में आ रहा है। बीच में कुछ वर्षों तक 2 वॉल्यूम में आते थे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और अब जो है दोनों वॉल्यूम को मिला दिया गया है, अब एक ही वॉल्यूम में आता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? जनरली ये बजट से पहले आता है, लेकिन प्रैक्टिस में ठीक एक दिन पहले, लेकिन अगर मान लो एक दिन पहले छुट्टी है तो नहीं भी आएगा, लेकिन सिलेबस आने से पहले रिपोर्ट कार्ड आएगा, तो रिपोर्ट कार्ड पहले आएगा, उसके बाद थोड़ा घर पे डांट पड़ेगी, पिटाई पड़ेगी, और तब जाके सिलेबस अगले साल का मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है इकोनॉमी में तो आपको दिक्कत कई सारी हो सकती है। तो बजट से ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। देखो, जैसे बजट में भाषण होता है, आर्थिक सर्वेक्षण का भाषण नहीं होता है। इसको सदन के दोनों सदनों के पटल पर वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। जैसे बजट पे भाषण होता है, बजट पे संसद में चर्चा होती है, उस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण का बजट में प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, सिर्फ रख दिया जाता है। और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं देश के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां आर्थिक सर्वेक्षण का ब्रीफ जो है बताते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती है, तो उस बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे। वैसे वो ज्यादा इंग्लिश में होता है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी मिल जाता है, तो आप कर सकते हैं। यानी कोई पूछे कि क्या ये बजट की तरह प्रेजेंट होता है, बजट की तरह इसका स्पीच होता है, भाषण होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है और उसके बारे में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारियां हम लोगों को देते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण का विषय, इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहला वर्तमान स्थिति पर जो देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनके दृष्टिकोण की जानकारी, ये हमारा टॉपिक भी आ जाएगा। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, कैसी स्थिति है अर्थव्यवस्था की, आज हम किस हालात में हैं, यही तो आपको रिपोर्ट कार्ड पर लिखा होता है। किस मैथ में कितना आया, किस पेपर में कितना आया, ये सब जानकारी होती है। और पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था की विकास कैसी रही, वर्तमान में स्थिति क्या है, और पिछले वर्ष यानी कि जो 23-24 का रहेगा उसमें, ये 24-25 का है ना, तो 24-25 की स्थिति रहेगी और 23-24 की भी वित्तीय जानकारी रहेगी कि हमारी स्थिति क्या थी देश की। प्रमुख योजनाओं एवं आर्थिक नीतियों के प्रदर्शन की समीक्षा, जो प्रमुख योजनाएं हैं देश में, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे सरकार ने पीएम किसान शुरू किया हो, चाहे सरकार ने कोई भी योजना शुरू किया हो, पीडीएस है, उन सब के बारे में, चाहे गरीबी से, चाहे बेरोजगारी से, हर के बारे में एक जानकारी रहेगी, जिससे कि आपको एक स्पष्टता मिलेगी। और लास्ट है अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर प्रकाश, यानी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, चुनौतियां भी रहे, संभावनाएं भी क्या है, किन किन क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, किन किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, हम कहां हैं, हम क्या कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होता है, अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होता है, जिसके बाद हम लोग भारत की स्थिति क्या है इसको हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इंग्लिश में थोड़ा लंबा है, ज्यादा है, लेकिन ये हिंदी में आपका इतना ही दिया गया है। तो ये आप जान लीजिए, कोई पूछे कि आर्थिक सर्वेक्षण है क्या, कौन बनाता है, कब शुरू हुआ, कब अलग हुआ, कब पहले शुरू हुआ, और इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो एक लाइन में एक रिपोर्ट कार्ड है देश के कार्यों के परफॉर्मेंस का, देश के निष्पादन का, देश की स्थिति का। कौन सी स्थिति का? राजनीतिक नहीं, आर्थिक स्थिति का।
आर्थिक स्थिति देश की कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी यहां पर होती है। ठीक है, अब ये बात खत्म हो गई। अब इसके बाद आता है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। अब इसमें एक प्रस्तावना का टॉपिक होता है और बाकी इस बार 13 टॉपिक दिए गए हैं। ये 400-500 का पेज का आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो कि इस डॉक्यूमेंट को उतना 400-500 पेजों का आपको पढ़ना नहीं है। ध्यान रखना, आर्थिक सर्वे जब भी पढ़ेंगे ना, तो जो मंथली आंकड़े होते हैं, 6 महीने के आंकड़े होते हैं, देखा अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, अप्रैल दिसंबर तक का, वो आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है आपको। हमेशा वार्षिक आंकड़े लेना। बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे चार्ट बने होते हैं कि पिछले 6 महीने में ये स्थिति है, इस साल मई में है, लास्ट ईयर मई में ये था, इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक इतना रहा, लास्ट ईयर इतना था। ये छमाही, तिमाही, मंथली आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जो वार्षिक आंकड़े हैं, चाहे विगत वर्षों के और चाहे आने वाले वर्षों के संभावनाएं हैं, उसी को हम लोग इसमें लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में हम लोगों के पास 13 टॉपिक दिए गए हैं। 13 टॉपिक दिए गए, विषय वस्तु है। इसमें क्या एक एक सब, एक प्रस्तावना भी है पहले, इसमें पहले प्रस्तावना भी दिया हुआ है और उसके बाद 13 टॉपिक दिए गए हैं। 13 टॉपिक क्या क्या? अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, नाम से स्पष्ट है। यानी ये दर्शाता है कि विगत कुछ वर्षों में बड़ी चुनौतियां आई हैं, चाहे वो कोविड आया और चाहे वो रसिया और यूक्रेन का वार आया, चाहे इजराइल वाली समस्या हुई और चाहे उससे पहले जीएसटी की बात कर लो। इन सब समस्याओं के चलते अर्थव्यवस्था में संकट आए थे, लेकिन पुनः तेज गति की ओर हम लोग दौड़ना शुरू कर दिए। ये चैप्टर है, इसकी शुरुआत अभी मैं करूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास, अन्योन्याश्रयी संबंध, इसको क्या कहते हैं? यहां लिखा है इंग्लिश में कार्ट एंड हॉर्स, घोड़ा और गाड़ी। जैसे गाड़ी के बिना घोड़ा बेकार है, घोड़ा है तो गाड़ी नहीं तो बेकार है, उसी तरह अन्योन्याश्रयी, यानी जो एक दूसरे पे बिल्कुल निर्भर होते हैं। तो मौद्रिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र दोनों निर्भर हैं। उसके विकास पर सरकार ने क्या क्या किया है, क्या उसकी उपलब्धियां हुई है और क्या क्या वो कर रहे हैं, इन सब के बारे में टॉपिक सेकंड दिया गया। बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना। एफडीआई के बड़ी संभावनाएं देश में, एफडीआई में कुछ चुनौतियां रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद अगले 3-4 दिन में जो टॉपिक आपका पीछे कुछ कंफ्यूजन भी होगा, कई नए टर्म्स भी इसमें आएंगे, कई नए सूचकांक आएंगे, कई नए संकेतक आएंगे, उन सब के बारे में ब्रीफ जानकारी मिलेगी। और एग्जाम के क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से बनते हैं, ज्यादा नहीं तो एकाध क्वेश्चन तो डायरेक्टली होते हैं और एकाध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इनडायरेक्टली होते हैं, और मेंस में तो क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं। अगला चौथा टॉपिक है कीमतें और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना, है ना। मुद्रास्फीति की चीजें थोड़ा बेहतर हुई हमारे देश में, पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा बेहतर हुआ, तो उन चीजों को समझने के लिए एक टॉपिक दिया गया है। क्या है इसमें? ये सब दिया हुआ, मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण क्या है, मुद्रास्फीति के कम होने के कारण क्या है, और ये जो पॉइंट लिखे गए हैं वो पॉइंट आप हर जगह लिखोगे। वैसे में जो नोट्स आप लोगों को लिखवाया है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण, पिछले वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण के ही पॉइंटों की चर्चा हमने की है, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ नए पॉइंट आ जाते हैं उससे, तो आप ऐड कर लेना, उससे आपके क्वेश्चन ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, अगला है मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा। गैर विनियमन, शुरुआत प्रस्तावना में यहीं से करूंगा मैं। गैर विनियमन इंग्लिश में कहते हैं डीरेगुलेशन। रेट दिख रहा है आप लोगों को? कम दिख रहा है ना रेट? डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन मतलब क्या होता है? ज्यादा नियंत्रण न करना। ज्यादा नियंत्रण करने से चीजें, एक और उदारीकरण की आवश्यकता की बात चल रही है अर्थव्यवस्था में, एक और उदारीकरण की आवश्यकता की बात चल रही है। पेज गिरा हुआ था तो, क्योंकि अभी भी सरकार हर क्षेत्र में बहुत क्या करती है, रेगुलेट करती है, चीजों को कंट्रोल करती है, और जितना ज्यादा कंट्रोल होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा विकास की गति धीमे पड़ेगी। लेकिन आप लोगों पे उल्टा है, आप लोगों पे उल्टा है कि नियंत्रण आप पे नहीं होगा, कंट्रोल आप पे नहीं होगा,
तो आप लोग भटक जाते हैं। इसलिए आपको कंट्रोल करने वाला एक आदमी चाहिए होता है, माता पिता, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कंट्रोल कर सके और जिससे आप डरें। बाकी आप कहां डरे हैं किससे? माता पिता डरे हैं खर्चा बनकर, अभी जब तक निर्भर नहीं है आप, है ना, तो अभी तो आप डर सकते हैं उनसे, लेकिन बाद में तो आप उनसे भी डरना बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक हम लोग बात कर रहे हैं कि डीरेगुलेशन करके, विनियमन करके अर्थव्यवस्था में एक और तेजी लाया जाए। इसके बाद सब पढ़े हुए हैं आप लोग, निवेश और अवसंरचना अनवरत रहे। अनवरत मतलब कीपिंग इट गोइंग, मतलब लगातार आपको निवेश करना होगा और अवसंरचना पे काम करना होगा। निवेश आप नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। अवसंरचना पे, अच्छा अवसंरचना ऐसी चीजें हैं जो लगातार काम करने की आवश्यकता होती है। ये थोड़ी है कि अवसंरचना आज कर दी और कल नहीं करी, इसको लगातार मेंटेन करना है, लगातार इसको आगे बढ़ाना है, तो इस पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद कहा गया उद्योग, समग्र व्यवसायी सुधार, यानी उद्योग के द्वारा हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था में बेहतर कर सकते हैं। और एक और रिफॉर्म की, सुधार की आवश्यकता इसमें है, जो कि मैंने कहा कि डीरेगुलेशन भी जो क्या है, गैर विनियमन भी जो है, ये भी सुधार है। सुधार की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पे बहुत हमने बात क्लास में नहीं की थी, क्योंकि सेवा क्षेत्र बीच बीच में आया था, लेकिन यहां पर दिग्गजों के साथ समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स। सेवा क्षेत्र में अब नई नई प्रकार की सेवाएं आ रही हैं। अब सड़क और रेलवे जो है ये पुराने हो रहे हैं, अब तो जलयान भी शुरू हो रहा है, अब जो आपका क्या कहते हैं एरोप्लेन ज्यादा चल रहा है। दूसरी बात की अगर सेवा भंडारण की बात आओ तो वहां भी बेहतर भंडारण की सुविधाएं नई नई आ गई हैं। यानी सेवा क्षेत्र में जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग सेवाएं देते थे, अब उनके सब चुनौतियां, नए नए सेवाएं आ गई हैं। और इससे चलते भारत को भी, अभी भी तो सेवा ही है। अब होटल में सेवा मिलता था, अब घर पे सेवा मिलती है। अब जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्या जोमेटो और स्विगी घर पहुंचा देगा खाना। चुनौतियां उनके साथ है ना भाई। अब कपड़े, जो शोरूम वाले सेवा देते थे, अब कपड़े घर पे आ रहे हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब मंगाते भी होंगे आप लोग। तो निश्चित तौर पर क्या है कि जो पुराने तरीके से आप सेवाएं बेच रहे थे, पुराने तरीके से सेवाएं दे रहे थे, अब उन सेवाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। कृषि और खाद्य प्रबंधन भविष्य का क्षेत्र। जब तक धरती रहेगी ना, खाने पीने की आवश्यकता रहेगी। वो अलग बात है कि, कोई बात नहीं, वो अलग बात है कि अभी नए नए कैप्सूल ऐसे आ गए हैं कि एक कैप्सूल खा लो और दिन भर भूख नहीं लगेगी, दिन भर सारी विटामिन मिनरल सब मिल जाएंगे, फैट आपको। लेकिन तो महंगा है, 400-500 का है, एक कैप्सूल खाओ और दिन भर। अभी इंडिया में सब नहीं चलता उतना, तो भले ही वो भविष्य के अब जो आते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह, जो क्या करते हैं वही तो खाते हैं ना, वो तो ज्यादा खाना तो खा नहीं पाएंगे उतना। तो निश्चित तौर पे ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जब तक ये धरती रहेगी तब तक खाद्य वस्तुएं तो रहेगी। कृषि तो आदम और ईव के समय से चला आ रहा है, उसके बाद से ही जब जितने आपने पाषाण और सब काल पढ़ा, सब कालों में तो कृषि तो रहेगी। और कृषि हम लोग तो, अगर बिहार के और इंडिया के लोगों को कहो कि कैप्सूल खाकर पेट भर लो, तो पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। हम लोग को टेस्ट तो नहीं जाए, ठीक है ना, टेस्ट तो नहीं जाए अगर जीभ को, तो हम लोग को लीवर किडनी को थोड़ी चाहिए, हमारे पेट को थोड़ी चाहिए, हमारे मसल्स को खाना थोड़ी चाहिए, हमारे जीभ को खाना चाहिए। हम लोग तो खाना जीभ के लिए खाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा है कि भविष्य का क्षेत्र, इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। और इंडिया में खाद्य प्रसंस्करण जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, कई चर्चाएं इसमें हुई है हम लोगों के साथ, तो निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक वैसे मेरा नहीं है, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले ज्यादा बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक इसके पॉइंट होंगे इंपॉर्टेंट, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि आपको इकोनॉमी में ही ये भी देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हम ऐसा ना हो कि
इतना आर्थिक विकास करें कि हम पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुंचे। तो सरकार के कुछ योजनाएं, कुछ चीजें सरकार ने जो उठाया है, क्या चुनौतियां हैं, कहां कहां हम बेहतर कर सकते हैं, इन सब के बारे में बातें इसमें बताई गई है। अगला है सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, यानी हर किसी तक चीजें पहुंचे। अपने देश में समस्या रही है कि हर किसी चीजें पहुंच नहीं पाती हैं, तो हर किसी तक चीजें पहुंचे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उन लोगों को सशक्तिकरण किया जाए, उनका चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, और चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे महिला हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे समाज के वंचित वर्ग हो, इन सब लोगों को बेहतर किया जाए। ठीक है। उसके बाद कहा गया है रोजगार और कौशल विकास अस्तित्वगत प्राथमिकताएं। प्रस्तावना के चैप्टर में कहा गया, आगे भी कहा गया है कि जब तक आप रोजगार के अवसर सृजित नहीं करेंगे तब तक देश का पूर्णतः विकास नहीं हो सकता है। और रोजगार के अवसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कौशल विकास करना पड़ेगा। जिस कौशल विकास में हम लोग अभी तक, मैंने चाहे गरीबी पढ़ाया, चाहे बेरोजगारी पढ़ाया, चाहे जनसंख्यिकी लाभांश पढ़ाया, इन सब जगह हमने कौशल विकास की बात की गई है। तो इसमें जो है वो बातें करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक। अब इसमें जो चुनौतियां हमने कई बार की है, बात की है कि एआई के युग में मानव श्रम की भूमिका कम होती जा रही है कि नहीं? लेकिन हमें इसको अवसर में लाना है, हमें इसको आपदा में और चुनौतियों में नहीं लाना है। तो ये सब बातें करेंगे। 13 टॉपिक है, कुछ बड़े टॉपिक है, कुछ छोटे टॉपिक है। एक एक घंटे, लगभग आधा घंटे 1 घंटा टॉपिक में आएगा। कोई टॉपिक छोटा होगा तो वहां छोटा टाइम लगेगा, कोई टॉपिक बड़ा होगा तो वहां पर बड़ा टाइम लगेगा। है तो एक एक करके सारे टॉपिक्स की बात हम लोग कर लेते हैं, और निश्चित तौर पर ये आपके लिए जी प्रिंटेड नहीं पीडीएफ मिलेगा, प्रिंटेड नहीं पीडीएफ मिलेगा, लेकिन मिल गया होगा, अभी मिल जाएगा। मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए आप लोगों के पास। मैं तो दे दिया था, हो सकता है कहीं वो लोग मिसमैनेजमेंट से नहीं आया। हाँ, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, क्योंकि मैं तो देता हूं और वो आ जाता है, वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती। इसका भी आप लोगों को प्रिंटेड बना हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब मेरा पास बना हुआ, वो लोग आपको दे देंगे। देखते हैं कब मिलते। हार्ड कॉपी नेम लेवल पर निकलवा लेंगे, कौन सा 5-10 पेज का होगा। अब पहले थोड़ा सा हम लोग प्रस्तावना के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या कुछ बातें कही गई है। प्रस्तावना, इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में जो बात की गई है वो कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक, देखो शब्द लिखना है और सुनना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। गैर विनियमन, गैर विनियमन, डीरेगुलेशन, यानी आर्थिक समृद्धि के लिए कहा गया है कि हमें गैर विनियमन करना पड़ेगा, और गैर विनियमन करने से ही व्यापार में वृद्धि होगी। और इसमें एक बात और कि हर बातें हम आर्थिक सर्वे से ही करेंगे कि इसमें गैर विनियमन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि व्यापार लागत को कम करना। अब ये सब पॉइंट है आपके लिए। जब भी आप लिखो कि देश में आर्थिक विकास के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, निवेश के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पॉइंट हो गया आपका गैर विनियमन, उसके अंदर हो गया व्यापार लागत कम करना।
व्यापार लागत कम करना, क्योंकि जब व्यापार लागत कम होगा तभी जो है उद्योगपति क्या करेगा, निवेश करेगा। जहां व्यवसाय करना महंगा होगा वहां वहां वो निवेश नहीं करेगा। सेकंड कहा गया है नवाचार, नवाचार लाना। और थर्ड कहा गया है रोजगार के अवसर। का सृजन, यानी आर्थिक समृद्धि के लिए हमें डीरेगुलेशन चाहिए, या आर्थिक समृद्धि के लिए तीन चाहिए, और इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज्यादा हमें इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। और नियंत्रण ज्यादा करोगे तो व्यापार लागत अधिक बढ़ेगा, नियंत्रण ज्यादा करोगे तो नवाचार नहीं होगा, और नियंत्रण ज्यादा करोगे तो रोजगार का अवसर सृजित नहीं होगा। विनियमन का मतलब नियंत्रण समझ लो कि विनियम रेगुलेशन होता है, ज्यादा जब रेगुलेशन किया जाएगा, कंट्रोल नियंत्रण किया जाएगा तो क्या होगा, उससे चीजें जो हमारे देश में आर्थिक विकास में चीजें गड़बड़ होगी। तो ये प्रस्तावना वाले टॉपिक में कहा गया, और इसमें कहा गया कि वैश्विक स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति जो है बड़ी समस्याओं में रहा है। अब इसमें चर्चाएं बहुत सारी की गई है, ये लिख रहे हो आप लोग, हो गया। प्रस्तावना की बात कर रहा हूं, चैप्टर 1 पे नहीं आया हूं मैं, चैप्टर 1 आऊंगा थोड़ी देर में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें प्रस्तावना वाले भाग में तो मैं कर रहा हूं। वैश्विक आर्थिक, देखो जब अगले 2 साल बाद जब भी एग्जाम दोगे ना तो आप ये जानोगे कि कैसे आर्थिक सर्वेक्षण से चीजों को हम लोगों को लाना होता है। तो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में कुछ बातें कही गई है। क्या कहा गया है कि उसमें राजनीति जोड़ा गया है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ चलता है। यूरोप की बात की गई है, इसमें बात किया गया, इंडोनेशिया की बात की गई है। यानी जब भी आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपने लिखा कि इसमें राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं कई देशों में, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। कहां कहां हुआ, यूएसए में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, बांग्लादेश में लिखा नहीं गया लेकिन बांग्लादेश में भी हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। यूरोप में भी कई जगह हुआ है ना। और यूरोप में तो दिया गया है कि कई जगह आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। ये सब बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहना चाहिए, इसको आप नोट ना कर सके तब भी कोई बात नहीं है। आर्थिक समस्याएं रही है। जर्मनी में लिखा गया कि जर्मनी में बड़ी समस्याएं रही है, जर्मनी में लगातार 2 वर्षों तक महंगाई वगैरह की समस्या। पूरा यूरोप देखें आप लोग, पूरे यूरोप में समस्याएं रही है। फ्रांस में अस्थिरता बढ़ी है, फ्रांस में रहा है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, चीन में भी समस्याएं बढ़ी है, चीन में भी कह रहे हैं कि चीन में भी निर्यात में कमी आई है। तो निश्चित तौर पर आर्थिक गिरावट या आर्थिक मंदी चीन में भी आई है। इन देशों में भी क्या हुआ है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। और इन सब चीजों का, चूंकि हम वैश्वीकरण के दौर में रह रहे हैं, जब हम मुख्य परीक्षा में जब उत्तर लिखेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब बात करेंगे तो दिमाग में बातें हमारी होनी चाहिए। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण का जो पहला भाग होता है, प्रस्तावना वाला भाग, उससे बहुत सारी बातें दी गई होती है, उससे बहुत सारी बातें दी हुई क्या कारण रहा है। और अब किसी बुक पढ़ करके, किसी नोट्स पढ़ कर लिखते हैं, अगर ये लिखते हैं कि अभी जो आर्थिक उथल पुथल पूरी दुनिया में है तो ये से कहीं ना कहीं कारण है। और भारत के निर्यात में कमी जो हुई है तो हम लोग इंडोनेशिया से आयात भी निर्यात भी करते हैं, बांग्लादेश को निर्यात आयात भी करते हैं, अमेरिका को भी करते हैं। अमेरिका को हम बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं और हमारा सरप्लस है अमेरिका के साथ हमारा। तो ये सब चीजों का असर जो है भारत के आर्थिक स्थिति पर है। और इन सब चीजों के चलते भारत का निर्यात जो है, भारत का निर्यात जो है वो क्या हुआ, कम हुआ है। देखो एक चीज जान लेना, अर्थव्यवस्था में सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण में एक चीज जान लेना कि जब भी कुछ अच्छा होता है ना तो सरकारें कहती हैं कि हमने किया है, और जब कुछ बुरा होता है तो प्रकृति को, पर्यावरण को,
या विदेशी सरकारों को, विदेशी अर्थव्यवस्था को सरकार जिम्मेदार मान रही। तो सरकार जो कह रही है कि हमारा जो ये कम हो रहा है, इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी नीतियां जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये सब कारण भी जिम्मेदार हैं, जिसके चलते हमारे देश में ये। अब इसके बाद सरकार कह रही है कि भारत की आर्थिक चुनौतियां एवं अवसर, अगला टॉपिक दिया है भारत की आर्थिक चुनौतियां एवं अवसर। यानी कि बहुत चुनौतियां भी हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या उसके लिए अवसर हैं, इस पर अगर पॉइंट पूछे जाए तो निश्चित तौर पर आप इस पर डेल दे। चुनौतियां वर्तमान में पूछा जाए तो वैश्विक आर्थिक गिरावट या मंदी लिख लो, ठीक है। उसके बाद वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक बहुत सी चीजें हो रही हैं, उसको लिखा जा सकता नहीं है। फिर लिखो कि जनसांख्यिकी, ये इकोनॉमिक सर्वे की बात सब कह रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ न उठाना, इस पे सरकार ने बड़ी ही विस्तार से चर्चा किया है। और सरकार कह रही है कि अवसर क्या है कि यूरोप बूढ़ा हो रहा है, यूरोप में जो वृद्धावस्था है, यूरोप में औसत आयु में वृद्धि हो रही है, और इसके चलते भारत के पास भारत में श्रम बल की अधिकता है, और निश्चित तौर पर इसके लिए क्या है, हमें काम करना होगा। तो एक और सरकार ने कहा है कि हमारे पास कई सारी चुनौतियां भी हैं। अच्छा, सौर ऊर्जा में हम लोग पास अवसर है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं, और सौर ऊर्जा भविष्य की सौर ऊर्जा में अवसर। तो आपको जब कुछ ऐसे प्रश्न लिखने होते हैं कि वर्तमान में भारत की आर्थिक चुनौतियां क्या हैं और वर्तमान में भारत के लिए आर्थिक अवसर क्या हैं, तो बहुत सारे पॉइंट तो पढ़े भी जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट आर्थिक सर्वे का लाएंगे। तो जब पूरी दुनिया में बुढ़ापा बढ़ रहा है, औसत आयु बढ़ रही है, उस केस में हमारे पास जो औसत आयु कम है और हमारे जनसंख्यिकीय लाभांश है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत सारा अवसर दे रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो क्या है, एक ऐसी स्थिति, भौगोलिक स्थिति में है जिसके चलते सौर ऊर्जा कई इलाकों में सालों भर मिलती है। तो ये सब संभावनाओं की बात की गई है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो एक चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन में चुनौतियां हैं, और जलवायु परिवर्तन का असर कहां पे पड़ेगा, कृषि पे भी पड़ेगा, कृषि पे बहुत पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इसलिए सरकार कह रही है कि इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें गैर विनियमन पर सरकार का ध्यान दे रही है। जितना गैर विनियमन होगा, यानी जितना ही सरकार कम कंट्रोल करेगी, उतना ही ज्यादा हम चीजों को व्यवस्थित और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बारे में सरकार ने ये चीजें हमें बताई है, ये हमें कहा। थैंक यू भाई। हाँ, तो यही तो देख करके वर्ड बनता है। दोनों डिपार्टमेंट जो है वो आर्थिक सर्वे के डिपार्टमेंट है, और यही देख करके इसमें चिंताएं जो की जाती है, उसी के चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। ये मत समझो कि एक दिन में तो बन गया, एक दिन में आ गया, 31 को आया, 1 को आया, लेकिन जब बनने के समय दोनों विभागों में, यहां ध्यान सुनो बाबू, दोनों विभागों में क्वेश्चन उनका नहीं था, क्वेश्चन सबका था, मतलब आप लोगों को कह रहा हूं।
कि ये क्वेश्चन क्या था कि सर इसीलिए सरकार ने कदम उठाया है डिरेगुलेशन। तो मैं कह रहा हूं कि 31 जनवरी को ही आता है, 1 फरवरी को आता है, एक दिन का गैप होता है। लेकिन ये मत समझिए, ये समझिए कि जब आर्थिक जो बजट का विभाग बनाता है बजट, और आर्थिक विभाग जो बनाता है इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों में रिलेशन होता है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण चुनौतियां रहेंगी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार बजट में योजनाएं देती है, और जो संभावनाएं होती हैं उसमें सरकार दिखाती है कि हमने ये सब काम किया, जो अवसर मिला होता है। यानी जो भी समस्याएं आर्थिक सर्वेक्षण में की गई होती हैं, उन सभी समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर करने की, या तो उसी वर्ष में, या अगर दीर्घकालिक समस्याएं, बड़ी समस्याएं, तो अगले कुछ वर्षों में करने की योजना सरकार बनाती है ना। इसलिए कई सारे इस पर काम किए गए हैं। तो बजट में जो चीजें आपने पढ़ लिया है उसको आप जोड़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और आगे वाले लोग भी, जो बाद में एग्जाम देने वाले लोग भी हैं, अभी उस पर ध्यान विशेष देंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चीजों को। तो पहला टॉपिक हमारा है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। ये चैप्टर का नाम है हमारा। इसमें डेटा है और एक आध टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानना है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वर्ष 2023 में जो वैश्विक आर्थिक समृद्धि दर रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था का, वो 3.3 रहा है, 3.3%। और 2024 में नहीं, अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष ये 3.3 है ना, ये 3.2 रहेगा। ये एक डेटा है, एक पॉइंट है, जान लो इसका कोई। और ये बात कहा है आईएमएफ ने कहा। ये देखो, ये भी समझ रहे हो, पहली बार थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये आवश्यक नहीं है या बोरिंग है। ये दिमाग में क्या है, एक लाइन क्या हुआ, भारत की वृद्धि दर कितनी है, 6 के आसपास है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक लाइन में कहा जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो ये कहा गया कि वर्ष 23 में 3.3% हमारा वार्षिक समृद्धि दर था। ये वार्षिक समृद्धि दर है, यानी जो ग्रोथ रेट है। और जो 2000 अगले 5 वर्ष में कहता है आपका आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कि ये रहेगा हमारा, लगता है कि व्हाइट ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये बात इसमें कही गई है। और कहा गया है इसमें कि यूरोप में वैश्विक निर्माण की गति धीमी हुई है और उसके चलते भारत में भी कई प्रकार की समस्याएं आई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वही कह रहा हूं। तो एक डेटा आप लोग याद रखना कि समृद्धि दर वैश्विक स्तर पर कितना है और कितना होने की संभावना है। और जब इंडिया की बात हम लोग करेंगे तो जानेंगे कि इंडिया में लगभग 6% के आसपास है। यानी इंडिया में हमेशा जो है चीजें जो है बेहतर होने की स्थिति में। ठीक है। इसके बाद अब देखो यहां पे सूचकांक वगैरह आ गए। इसके बाद इसमें कहा गया है कि वैश्विक, ये पहले वाले चैप्टर में ही, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। अब इसको कैसे पढ़ना होगा, जब टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें क्या क्या चीज एग्जाम के लिए उपयोगी होगी, ये आप यहां पे जानेंगे। ये इसी चैप्टर का बात है। एक पॉइंट ये कहा गया और जो मैं की पॉइंट वही सब बात करूंगा। पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं डेटा देखते रहता हूं ताकि वो अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि मध्य पूर्व में तनाव में महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक सुएज नहर को बाधित कर दिया गया है। क्योंकि इजराइल और हमास वाला युद्ध हुआ है तो सुएज नहर से, अब देखो यहां पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, सुएज नहर से व्यापार बाधित हुआ है। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अब इसी में एक ब्रैकेट में आंकड़ा दे दिया क्या कि पूरे विश्व का जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार होता है, उसका 15% कहां से होता है, जानते थे आप लोग? तो ये आपका ध्यान रख लेना पड़ेगा कि कुल समुद्री व्यापार का 15%
है ना। तो एक फैक्ट आप ऐसे इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं कि जब पूछेगा निम्न कथनों पर विचार करें, उसमें एक पॉइंट रहेगा कि सुएज नहर पूरे विश्व के समुद्री व्यापार का, कुल व्यापार का हो जाए गलत हो जाएगा। अब आप जल्दीबाजी में कुल व्यापार ही पढ़ लेंगे, आप समुद्री व्यापार नहीं पढ़ेंगे। तो कुल व्यापार का 15% जो है वो क्या है, वो आता है कहां से, सब यहां से होता है। अब इसके बाद ये कहा गया है कि भू राजनीतिक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक। अब सूचकांक सब की बात आएगी इसी में। अगला पॉइंट लिखिए, भू राजनीतिक आर्थिक अनिश्चितता सूचकांक। अनिश्चितता सूचकांक, इसको अगर आपको सर्च करना होगा नेट वगैरह पर तो इसको हम लोग EUPEPUI कहते हैं। इसको हम लोग जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक GPE अनसर्टेंसी आई, GPEUI जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेंसी इंडेक्स, GUPI। ये अब इसके बारे में कहा गया है कि ये जो है 2023 में 100, ध्यान देखना है यहां पर। अब इस पे डायरेक्टली ये डेटा नहीं पूछेगा कि 2023 में ये कितना था और 2024 में ये कितना हो गया है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी ये आप जान लो कि 121.7 था और 2000 इसमें 24 में 2024 में 133.6 था। अब ये आपको क्या करना है कि ये कौन निकालता है, इसमें क्या लिए जाते हैं, तो कुछ का तो बता दूंगा मैं, कुछ खुद भी आप कर लोगे। तो निश्चित तौर पे देखना है कि ये सब सूचकांक जो है, आप कहेंगे सर सूचकांक कहां से पढ़ें, सूचकांक कैसे पढ़ें, तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे में सूचकांक दिए गए हैं वो सारे सूचकांक आपके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। वो सारे सूचकांक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें एक क्या दर्शाता है कि विश्व में अनिश्चितता बढ़ी है, विश्व में अनिश्चितता बढ़ी है, राजनीतिक मामलों में भी, आर्थिक मामलों में। राजनीति में देखो तो कई देशों में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इजराइल हो, चाहे हमास हो, चाहे रसिया हो, यूक्रेन हो, सब जगह किसी न किसी मामले में बढ़ाई हुआ है। इवन अमेरिका में भी बहुत सारा विरोध हो रहा है ट्रंप के अगेंस्ट में। अनिश्चितता खैर नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो तो हो ही रहा कि उनके बारे में कि हम लोग किंगशिप में नहीं रह रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं रह रहे हैं। तो ये दर्शाता है, ये लोग निकालते हैं, स्कॉट बेकर और निक ब्लूम करके लोग हैं जो कि ये लोग निकालते हैं। ये कोई संस्था नहीं है, ये कुछ लोगों का समूह है। स्कॉट बेकर, ये कुछ स्कॉलर का समूह है जो लोग ये निकालते हैं। स्कॉट बेकर और निक ब्लूम, ये कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है, एसोसिएशन है लोगों का जो कि इस पर काम करते हैं और ये लोग निकालते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर आपको इस सूचकांकों की बात की जाइए। ये सब वैश्विक अनिश्चितता के बारे में बात की गई है। वैश्विक अनिश्चितता है, चाहे यहां पर हुआ अनिश्चितता और चाहे यहां पे हुआ अनिश्चितता। और एक और अनिश्चितता की बात की गई है, वैश्विक व्यापार अनिश्चितता। यह भी सूचकांक है। विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक। वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेंसी इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेंसी इंडेक्स, विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक। ये भी जो है 8.5 से बढ़कर 13 हो गया है। 2023 में 8.5 था, अब ये बढ़कर के 2024 में 13 हो गया। यानी विश्व में व्यापार करना क्या हुआ है, मुश्किल हुआ है, विश्व में व्यापार करना समस्या हुआ। इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है, तो 1-2 पॉइंट लिख लेना इसमें नीचे हेडिंग दे करके कि कौन निकालता है, क्या करता है, जानकारी होनी चाहिए।
किस तरह निकलता है, उतना मत जानो किस तरह निकलता है, लेकिन क्या होता है 2-3 पॉइंट लिखोगे समझ जाओगे अभी। यह इसमें लिख लो, यह जो इकोनॉमिक होगा मैं लिखवा दूंगा, यह व्यापार से संबंधित, यह व्यापार से संबंधित नीतियों और नियमों में, नीतियों और नियमों में अनिश्चितता को मापने का, अनिश्चितता को मापने का एक तरीका है, का एक उपकरण है। का एक उपकरण है। अगला पॉइंट, यह वैश्विक व्यापार और निवेश पर, वैश्विक व्यापार और निवेश पर पड़ रहे प्रभावों को दर्शाता है। निवेश पर प्रभावों को दर्शाता है। एक और पॉइंट लिख लो, यह सूचकांक बताता है, यह सूचकांक बताता है कि व्यापार से संबंधित अनिश्चितता कितनी बढ़ रही है। व्यापार से संबंधित अनिश्चितता कितनी बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए जोखिमों को बढ़ाता है। अब उनका क्वेश्चन था सर इसको कैसे निकालते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपके दुनिया में व्यापार कम हो रहा है, अगर दुनिया में निवेश कम हो रहा है, अगर पहले 100 रुपए का व्यापार होता था अगर 80 का व्यापार हो गया है ना, आंकड़े हमारे पास होते हैं कि पूरी दुनिया में व्यापार कितने हो रहे हैं, पूरी दुनिया में निवेश कितने हो रहे हैं। अगर ये व्यापार और निवेश घट रहे हैं या घट बढ़ रहे हैं, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, अनिश्चितता ज्यादा है। जैसे आपके जीवन में अगर मार्क्स लगातार एक जैसे आ रहे हैं तो निश्चितता है, और मार्क्स में अप डाउन हो तो क्या अनिश्चितता में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक दर्शाता है कि विश्व में आर्थिक स्थिति क्या है, व्यापार कितना सुगमता से हो रहा है या निवेश कितनी। हमेशा ध्यान रखना, व्यापार में निवेश भी रह जाता है, और अगर अनिश्चितता बढ़ेगी, अगर व्यापार में और निवेश अनिश्चितता बढ़ेगी तो उसका असर हमारे देश पर ही पड़ेगा। यहाँ सरकार दर्शा रही है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सिर्फ हमारे कारण से नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी है, और सब चीजें दिमाग में आपको रखना है ताकि आने वाले समय में इसके बारे में है। तो पहले चैप्टर में जो पहला चैप्टर ये है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, उसमें पहला सेक्शन था वैश्विक व्यापार के बारे में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, और दूसरा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सेकेंड टॉपिक ले लीजिए इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ आंकड़े हैं और एक सूचकांक है, इसके बारे में जानना है। आंकड़ों पर मैं कम काम करता हूं, कम काम करूंगा उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी आपको सिर्फ ट्रेंड चाहिए, सिर्फ इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको जो सूचकांक वगैरह दिए गए हैं उनके लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 25 में, फिनेंशियल ईयर 25 में हमारी जो आर्थिक समृद्धि दर रहेगी वो लगभग 6.5 आर्थिक समृद्धि दर, ये कुछ वर्षों के लिए लिया गया। वित्त वर्ष 25 में कहा गया है 6.4। ये एक लमसम आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछता है, ये लमसम आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय में भी वृद्धि हो रही है। ये सब जो है ना,
यही शब्द एग्जाम में लिखा जाता है और उसी से नंबर आते हैं, ये ध्यान कर लो। अभी भले आपको लगे कि ये सर बोरिंग है, क्योंकि ये चीज आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन यही निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी लोगों के व्यय को बढ़ाना पड़ेगा अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो। और ये 7.3 हुआ है, जो कि बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, और इसलिए हुआ है कि ग्रामीण मांग बढ़ी है। इकोनॉमिक सर्वे सब बातें कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग जो है में वृद्धि हुई है, ग्रामीण मांग वृद्धि हुई है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक समस्याओं के बाद भी मांग पक्ष जो है, ये व्यय क्या होता है, ये हमेशा मांग पक्ष होता है, ध्यान रखना। यानी मांग पक्ष में हमारी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो आपको मांग पक्ष बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा आपूर्ति पक्ष ठीक करना पड़ेगा। तो मांग पक्ष में सरकार कह रही है कि हमारा मांग पक्ष जो है, यानी लोगों की मांग जो है उसमें वृद्धि हुई है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। और इसीलिए हमारा आपूर्ति पक्ष यानी जीवीए, सकल मूल्य वर्धन, अब जो सकल मूल्य वर्धन याद ही नहीं होगा वो कैसे होगा, सकल मूल्य वर्धन ये जो है हमारा 6.4% जो ऊपर लिखा हूं मैं, ये वित्तीय वर्ष में ये रहने का उपयोग है। ध्यान रखो, मैंने क्लास में कई बार कहा है कि जब तक आपके यहां मांग नहीं होगी तब तक आपके देश में आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है। तो ये दिमाग रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष बेहतर हो रहा है, और मांग पक्ष दर्शाता है कि लोगों की आय बढ़ी है या सरकार का व्यय बढ़ा है। सरकार जब खर्चा करेगी तभी तो लोगों की आय बढ़ेगी। सरकार ने मनरेगा पर, सरकार ने पीएम किसान पर, सरकार ने पीडीएस पर, सरकार ने कई चीजों पर बहुत सारे खर्चे किए हैं, और इन खर्चों के चलते क्या हुआ है, लोगों के पास पैसा आया है और लोगों ने पैसा किया। खासकर एक पीएम किसान, सोचो ना, एक पीएम किसान कितने करोड़ रुपए देता है गांव क्षेत्रों में, और उससे मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के चलते उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक हो जाएगा। तो मांग और आपूर्ति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और अपने देश में ये मांग बढ़ने के चलते हमारा जो आपूर्ति पक्ष है वो भी बढ़ा है, और सकल मूल्य वर्धन जो है हमारे देश का 6.4% है। जब वैश्विक कितना है, वैश्विक का लगभग डबल हम लोग हैं, वैश्विक का डबल है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब हाँ, क्या क्या, हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि मांग बढ़ा, उत्पादन बढ़ गया, बात खत्म। अब आप जा रहे हैं कि एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। हम पढ़ा नहीं रहे कंसेप्ट ना, हम तो जो आर्थिक सर्वे में बातें वो कह रहे हैं। नहीं, गलत कैसे है, ये 6.4% है, ज्यादा हो जाएगा तो हाँ हाँ, तो क्या है, क्या अच्छा नहीं हुआ, तो फिर तो बढ़े ही ना लागत हमारा। ये सब बाबू बात बताया गया था कि मुद्रास्फीति एक निश्चित दर तक बेहतर भी होती है। अगर आपका लागत भी बढ़ रहा है, आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है, ये सिर्फ मुद्रास्फीति थोड़ी होता है। वो बताया गया कि नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल रियल जीडीपी, यानी कुछ तो बढ़ना चाहिए, 2-3-4% तो बढ़ना ही चाहिए। अगर आप ये सोचे कि बिल्कुल वही कीमत रहे तो ना आप यहां बैठेंगे ना मैं यहां पढ़ाऊंगा। यानी थोड़ी सी महंगाई जो है हमारे लिए क्या करता है, प्रेरक की बातें करती है। आज कुछ बातें गंभीर मामला हो गया है लगता है, दोनों में कुछ गंभीर मामला है आप लोगों का। कोई बात नहीं, अगर मेरे बस का आप पूछिएगा बता दूंगा। क्षेत्रवार प्रदर्शन, अब ये डेटा है कि कृषि क्षेत्र कितना कर रहा है। अच्छा बताओ, आप लोग सब जानते ही हैं कृषि क्षेत्र में कितना ग्रोथ रेट है। कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र। समझे, बिल्कुल सही। समृद्धि दर, ये 100-150 घंटे इकोनॉमी पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों को याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा लमसम आइडिया होना चाहिए। और 26 में भी ये कोई डबल या हाफ नहीं हो जाएगा,
उतना ही रहेगा। तो दिमाग में 3.8%, ये अनुमान रखा गया 25 की, सब बात कर रहे हैं FY 2025 की। 3.8%। और औद्योगिक क्षेत्र में रहा है, विनिर्माण या औद्योगिक कर लो इसको, सबको लेकर के औद्योगिक, उसमें रहा है आपका 6.2%। और सबसे ज्यादा जो है वो है सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में हमारा 7.2%। अब ये एक पॉइंट आ गया, आप जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का है, सेकंड में विनिर्माण क्षेत्र का है, और थर्ड में कृषि क्षेत्र का है। और यहां पर भी जान गए कि सबसे ज्यादा जो विकास दर है, जो समृद्धि दर है, ये क्या होता है, पिछले साल 100 था, इस साल 107 हो गया। यहां पे क्या था, पिछले साल 100 था, ये 106 हो गया। यहां पे क्या, पिछले साल 100 था, इस साल 103.80 हो गया। यही होता है ना। तो ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, और अगले 5-7 वर्षों में ऐसा कुछ होने की स्थिति नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने देश में हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब दिमाग में रखना, और कि कैसे कैसे क्षेत्रवार प्रदर्शन जो है अपने देश का हुआ है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक दिया हुआ है, PMI, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। कई बार प्रीलिम्स में और मेंस से पूछा गया, इस बार भी कई स्टेट PCS के प्रीलिम्स से पूछा गया था। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, क्रय प्रबंधन सूचकांक, पढ़े हो नहीं तो आ जाओ उसको पढ़ लेते हैं, हेडिंग लिख लो इसी में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोग व्यय बढ़ा है, उत्पादन बढ़ रहा है, फिर तीनों क्षेत्रों की स्थिति आप जान गए। अब जान जाइए क्रय प्रबंधन सूचकांक, ये क्या होता है, क्रय प्रबंधन सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, शॉर्ट में कहते हैं PMI। PMI इसलिए कुछ पॉइंट लिख लो। यह एक आर्थिक संकेतक है, यह एक आर्थिक संकेतक है। अगला पॉइंट, यह विनिर्माण यह अगला पॉइंट है, यह विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में, विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का आकलन करता है। आर्थिक गतिविधियों का आकलन करता है। यानी यह कृषि क्षेत्र के लिए नहीं है, यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए। अगला पॉइंट, यह एक मासिक सर्वेक्षण है, यह एक मासिक सर्वेक्षण है जो यह बताता है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, व्यवसाय ने, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यवसाय ने कैसा प्रदर्शन किया है, कैसा प्रदर्शन किया है। अभी कैसे पता बताता हूं, अगला पॉइंट लिखो। यह विनिर्माण एवं सेवा, यह विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग ज्ञात किया जाता है, दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग ज्ञात किया जाता है। और फिर
और फिर एक समग्र सूचकांक, और फिर एक समग्र टोटल, एक समग्र सूचकांक जारी किया जाता है, और फिर एक समग्र सूचकांक जारी किया जाता है। देखो हमने पढ़ा था पीपीआई, नहीं वो पीपीपी होता है, पीपीआई, सॉरी पीपीआई नहीं है, पीपीई। कोई बताएगा? उद्योग में पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक लिखवाया गया आप लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में, पढ़ लीजिएगा, लिखवा दिया है मैंने। वैसे ही होता उस पे वो क्या कहता है, उद्योगों में जो कोर इंडस्ट्री है उनका अलग होता है, उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ है। वैसे ही पीएमआई जो होता है ये क्या होता है कि सेवा क्षेत्र ने कितना विकास किया है और विनिर्माण क्षेत्र ने कितना विकास किया है, दोनों क्षेत्रों को अलग निकाला जाता है और फिर टोटल करके पीएमआई निकाला जाता है। ये बात को निकलता हर महीने निकलता है, और इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये सर्वेक्षण किया जाता है, पूछा जाता है लोगों से, कुछ लोगों से पूछा जाता है, और पूछने के बाद जो है इसका आकलन किया जाता है। लिख लो अगला पॉइंट, यह सर्वेक्षण उत्तरदाताओं जिनसे क्वेश्चन, सर्वेक्षण है ना तो इसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, उत्तरदाताओं से पिछले महीने के कुछ प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति उनकी धारणा में उनकी सोच में, धारणा में बदलाव के बारे में पूछा जाता है, बदलाव के बारे में पूछा जाता है। समझ रहे हैं? यानी आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो सेवा लिया है, आपने जो वस्तुएं खरीदी है, उनके बारे में। तो कोई पूछे कि पीएमआई क्या है, तो पीएमआई एक सूचकांक है जो बताता है कि पिछले एक महीने में विनिर्माण के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं। इसका मान जो है 0 से 100 के बीच में होता है, 0, 50 और 100। बताता हूं क्या होता है। अगला पॉइंट लिखिए, पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या है, पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या है। अगला पॉइंट, यदि पीएमआई 50 से ऊपर है तो यह आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेतक है। पीएमआई 50 से ऊपर है तो यह आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेतक है, कॉमा 50, यदि 50 है, यानी 50, यदि 50, या क्या लिखे, 50 लिख दिए, जैसे 50 किसी परिवर्तन न होने का संकेतक है, कॉमा 50, या यदि लिखो या सिर्फ दोनों में आ जाएगा, कॉमा देके 50 किसी परिवर्तन न होने का संकेतक है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन न होने का संकेतक है। जबकि 50 से अधिक, 50 से कम, जबकि 50 से कम, 50 से कम
आर्थिक गतिविधियों के संकुचन का संकेतक है। आर्थिक गतिविधियों के संकुचन का संकेतक है। तो ये 0 से 100 हो गया, 100 के बीच में 50 आ गया, 50 से ज्यादा, 50 से कम, यानी अगर यहां पे है तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है। अगर 50 से अधिक है तो अधिक परिवर्तन हुआ है, और अधिक 50 से कम है, क्या हो गया, तो परिवर्तन कम हुआ है। परिवर्तन कम, यानी यहां संकुचन है और यहां क्या है, विस्तार है, विस्तार है। इसको निकालता कौन होगा? अगर कोई बता दिया बिना गूगल सर्च किए तो 5 रुपया इनाम। बहुत बाकी है, ये वो सब वो भूल चुक ले, सब खत्म हो गया सब है। अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक नाम लोग नहीं सुने होंगे, एक संस्था IHS मार्केट, IHS मार्केट नहीं, मार्केट, ये लंदन बेस्ड संस्था है। ये पहले IHS था, एक मार्केट, अलग अलग दोनों थे, दोनों बाद में विलय कर गए, और 2016 में ये दोनों विलय करके बने थे। ये दोनों अलग अलग थे, 2016 में विलय, यानी IHS एक अलग संस्था थी पहले और मार्केट अलग थी। इन दोनों का 2016 में विलय हो गया और अब ये IHS मार्केट नाम है पूरा, ये कंफ्यूजन मत करना। ये विलय करे कोई नई संस्था नहीं बनी है, इनका IHS अलग संस्था थी जो बहुत पुरानी संस्था थी, 1959 की थी, और ये बनी थी 1959 में बनी थी ये, और ये बनी थी 2003 में, और दोनों संस्थाएं 16 में विलय हो गई। और यही संस्था लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, स्थित है, और ये वित्तीय डेटा वगैरह देती है, और यही जो है जानकारी इकट्ठा करती है किस चीज का, परचेज मैनेजर इंडेक्स का, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, तो ये सूचकांक, 3 सूचकांक जाने अभी तक हम लोग, 2 वैश्विक वाला जो भू राजनीतिक था, और एक वैश्विक व्यापार का जो अस्थिरता अनिश्चितता सूचकांक था, और एक PMI जान गए। PMI पे कोई भी रिपोर्ट आती है, कुछ भी होता है, तो PMI वगैरह दर्शाता है कि आपके देश में, ये पूरी आर्थिक समृद्धि को नहीं दर्शाता है, सिर्फ सेवा क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ है, या विनिर्माण क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ है, या संकुचन हुआ है, इनके बारे में दिखाता है। 0 से 100 के बीच में आप ध्यान रखिए, आपको कोई भी कैलकुलेट नहीं करना है, कोई आंकड़े आपको निकालने नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको जानना है कौन निकालता है, कैसे निकलता है, और ये क्या क्या इसमें आंकड़े आते हैं, क्या क्या चीज इसमें होती है। ठीक है, तो ये सच ऐसे ऐसे कुछ सूचकांक आएंगे जो अलग टॉपिक में, उसके बारे में हम लोग बात करते रहे। अब इसी चैप्टर में कहा है कि पूंजीगत व्यापार में, कल पता नहीं यहां पर या वहां पर मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, इसको शॉर्ट में लोग कहते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कह रही है, इस पे चर्चा मैंने कई बार कह दी है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं कि पूंजीगत व्यय में 2021 से 2024 तक लगातार सुधार हो रहा है। वैसे हमने कल वो दिखाया था आप लोगों को, परसों सैटरडे को, क्या कि ग्राफ वगैरह कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि लगातार जो है कि वित्त वर्ष 21 से 24 तक सुधार हो रहा है, जो कि दर्शाता है कि सरकार क्या कर रही है, आधारभूत संरचनाओं पर निवेश कर रही है, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के चीजें हैं। इसी में कहा गया, इसी टॉपिक में कि, और देखो हम लोग कई जगह आर्टिकल पढ़ते हैं, कई जगह नोट्स पढ़ते हैं, और वहां पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं बात कौन सी। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। सेवाओं के निर्यात में टोटल में नहीं,
सेवाओं के निर्यात में भारत जो है विश्व में 7वां है। सेवा निर्यात। रेमिटेंसेस अलग हो गया, रेमिटेंस में नंबर 1 नंबर 2 आते हैं हम लोग, जो पैसा आता है उसमें। सेवा ओवरऑल हो गया ना, सेवा निर्यात 7वां, 7वां सबसे बड़ा। सातवां सबसे बड़ा हिस्सेदार भारत है, यानी हमारी स्थिति जो है बेहतर हुई है इसके चलते। फिर रोजगार के बारे में कहा गया है कि रोजगार में ये डेटा है जो कि आप मेंस में प्रिलिम्स में यूज कर सकते हैं। रोजगार स्थिति, बस रोजगार पे टॉपिक एक है, चैप्टर एक है। पहले चैप्टर में जो है ना, ये कई चैप्टरों का सार होता है, ध्यान रखिएगा। पहला चैप्टर जो है ये कई चैप्टर का सार होता है, इसमें कई चैप्टर की बातें होती हैं। तो रोजगार की स्थिति कह रहा है कि 23-24 में 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर जितनी थी उससे अब ज्यादा बढ़ गया है। 2023-24, 17-18, 2017-18 और 2000 कौन सा दिया गया हमारे पास, 23-24। इसमें गवर्नमेंट का रेट कम हुई है, ये 6% था 17-18 में। ये पीएलएफएस का सर्वे, पीएल पढ़े हैं आप लोग, बताया गया आप लोगों को, और ये जो है करीब 3.2% हो गया, 3.2% हो गया। यानी कि अपने देश में बेरोजगारी दर, और ये 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है, 15 वर्ष से अधिक। अब ये सब आंकड़े आप कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह में, और जो लोग अभी बाद में एग्जाम देंगे वो अभी से पता रहेगा, तो बाद में उनका अंदाजा होगा कि ये 6 था, 3.2 हुआ है, फिर 3.5 हुआ है, फिर 8 हुआ है, कुछ भी हुआ है। तो एक आंकड़ा पता रहेगा, आंकड़ा उनको कहां थे हम और कहां से कहां हम लोग यहां पे आ गए और कैसे कैसे चीजों को हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने भी कहा है कि हमारा ईपीएफओ जो है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, वो क्या है, बहुत बड़ा है। और निश्चित तौर पर क्या दर्शाता है, कोई कहानी नहीं। अगर आपको बताया जाए, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बताना मुझे कि ईपीएफओ में, ईपीएफओ पता है ना, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ना। तो अगर इसके राशि में वृद्धि हुई है, ये जो था आंकड़े आवश्यकता नहीं आपने, इसके सब्सक्राइबर में वृद्धि हुई है, 24 से 131 लाख हो गए हैं जो इसमें लोग थे पहले। अगर इसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है या इसमें पंजीकृत लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, इसका मतलब एक लाइन में क्या हुआ, बस इसका मतलब यह हुआ कि भारत में संगठित क्षेत्रों में आने वाले संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। और जब संगठित क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो दूर तो होगी, सारा गरीबी भी दूर होगी, कि इनको विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्राप्त होगी। ईपीएफ उसका कट गया और स्टार्ट हो गया आदमी। तो निश्चित तौर पे 19 से लगातार जो है सरकार कह रही है कि 19 में 61 लाख थे, जो कि 24 में 131 लाख कर्मचारी जो है इस रजिस्टर्ड हो गए। तो ये दर्शाता है कि देश में असंगठित क्षेत्रों से जो संगठित में परिवर्तन हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और ये संख्याएं जो है हमें दर्शाती है कि हम देश में बेहतर तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ठीक है। तो ये अब देखो, अब सुन लो, अब पूरे दोनों प्रस्तावना की बात करूं, बाकी दिन 2-3 चैप्टर हो जाएंगे,
इसमें थोड़ा ज्यादा आज बातें थी और थोड़ा ऊर्जा भी कम है, इसलिए तो मेरे शरीर की ऊर्जा कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। तो इसमें पूरे एक का सेक्शन था हमारा क्या, आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। दो तीन लोग बाहर थे वो नहीं समझ पाए थे पूरा, बाद में आके ज्वाइन किए, वो देख लेंगे क्या आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, उसको कौन बनाता है, क्या उसकी विषय वस्तु होती है, ये सब बातें हो गई। सेकेंड पार्ट 24-25 की बातें हुई। उसमें पहला पार्ट प्रस्तावना वाला पार्ट था। प्रस्तावना वाला पार्ट एक ओवरऑल पार्ट है, इसमें विश्व और भारत इसी दर्शाती है। और सेकंड वाला पार्ट भी चैप्टर 1 जो है, ये भी अर्थव्यवस्था की स्थिति है पुनः तेज गति की ओर। ये सारी रोजगार की स्थिति, सेवा क्षेत्र के बारे में या आपके ये विदेशी क्षेत्र के बारे में, जो एक टॉपिक था ना यहाँ पर कि हमारा क्या बढ़ा है विदेशी सकल मूल्यवर्धन, सब के बारे में एक और टॉपिक था कहीं पर ना, कि उन सब के बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है कि हमारी स्थिति कैसे हो रही है और क्या हो रहा है। तो ये जो पहला दूसरा टॉपिक जो था वो कहीं ना कहीं प्रस्तावना वाला टॉपिक, और ये टॉपिक इस पे भी चैप्टर दिया हुआ आपके, ये दर्शाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहना चाहता है। तो 3-4 की पॉइंट आ गया कि वैश्विक अनिश्चितता है, चाहे व्यापार की स्थिति में और चाहे राजनीति की स्थिति में। उसके चलते निर्यात हमारा कम हुआ है, निर्यात अपनी गलतियों से कम नहीं हुआ है। निर्यात हम वैसे निर्यात भारत का बहुत कम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने रसिया से तेल खरीदा और यूरोप को बेचा, और इसलिए यूरोप को महंगा पड़ गया। वो यूरोप को महंगा पड़ गया, इसलिए यूरोप में अगर मंदी आई, यूरोप में समस्याएं आई, जर्मनी लगातार 2 साल से समस्याग्रस्त चल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी कारण रही। और एक तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, अभी देखो दुनिया में जितने भी देश जो है ना भारत से थोड़ा सा पंगा ले रहे हैं ना, उन सब की स्थिति खराबी है। जर्मनी बीच में बड़ा बकवाक कर रहा था, देखो स्थिति कैसी हो गई उसकी। बांग्लादेश देख ही रहो, एकदम अभी उसकी स्थिति इतनी बदतर होने वाली है। बाकी अपना पड़ोसी मुल्क देख ही लो। तो निश्चित तौर पर 2 मिनट हो गया है। निश्चित तौर पे पहला जो चैप्टर, सेकंड चैप्टर का नटसेल हो गया कि वैश्विक समस्याएं चल रही हैं। वैश्विक समस्याओं में कई प्रकार राजनीतिक समस्याएं भी हैं और आर्थिक समस्याएं हैं। उनके चलते से विश्व व्यापार बाधित हुआ है, और विश्व व्यापार के बाधित होने के चलते हमारे देश पे निर्यात पे असर पड़ा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति की है, चाहे हमारा क्रय प्रबंधन सूचकांक हो, चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, चाहे हमारा ये जीवीए हो, चाहे उपभोग व्यय हो। अब ये सब चीजें आधा पेज में इन चीजों को आप लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ क्लास में बता रहा हूं, लेकिन आधा पेज में चीजों को लिख सकते हैं। और जो सूचकांक यहाँ पे आएगा, अभी कई सूचकांक आएंगे, कई सब सूचकांकों पे अलग से भी, चूंकि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण क्लास से बहुत ज्यादा लंबा चर्चा नहीं कर सकता हूं क्योंकि 13 चैप्टर कराना है मुझे। तो सब सूचकांकों पर भी, संकेतकों पर भी आप लोग अलग से 1 पेज का 2 पेज का नोट्स बना लेंगे, और ऐसा जगह रखेंगे कि आगे अपडेट होता रहे। पीएमआई में आगे क्या कुछ चेंजेज हो जाए, ये वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स में जो कुछ चेंजेज हो जाए, तो ये सब को रखना पड़ेगा। ये सब संपत्ति होंगी, ये 1 साल बाद 3 साल बाद भी काम आएगा। इसको ऐसे मत सोचो, जब बाद में जब क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन में नंबर अगर मेंस आप लिखते भी नंबर अगर कम आएगा, इसका पीछे कारण होगा कि आपने इन चीजों को, इन आंकड़ों को, इन सूचकांकों को, इन नीतियों को बेहतर तरीके से समझा नहीं है आपने। इसलिए निश्चित तौर पे ध्यान रखना है कि इन चीजों को समझ करके बेहतर तरीके से करोगे तो हो जाएगा। बाकी कल से हम 2-3 चैप्टर, 1-2 चैप्टर बड़े हैं तो टाइम लगेगा, बाकी 2-3 चैप्टर करके अगले हम इसी वीक में आपकी सेवाएं जो है समाप्त करने के मूड में है। अगर आप लोग तो कल से मेरी क्लास 10:30 से होगी, 10:30 से 12:30, 11 नहीं 10:30, क्योंकि सर 8 से 10 लेंगे, 10:30 से 12:30, और फिर कल ज्यादा होगी क्योंकि आज थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हूं।